एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे निसार सैटेलाइट की, जो भारत के इसरो और साथ ही नासा का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है और ये कहीं ना कहीं बहुत जल्द भारत के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में आखिर इससे क्या कुछ भारत और विश्व को मिलेगा इस सैटेलाइट से, और इसी के साथ साथ इसकी लॉन्चिंग कब तक होगी, इन्हीं तामों और बातों के लिए हमारे साथ खास मेहमान है अहमदाबाद इसरो का डायरेक्टर नीलेश एम देसाई। नीलेश एम देसाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। स्वागत है जी नीलेश एम देसाई जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि निसार सैटेलाइट जो इसरो और नासा का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है, ये क्या है और ये कब तक लॉन्च होने की उम्मीद है आप लोगों को? क्या कोई डेडलाइन इसकी फिक्स की गई है? तो मैं जरा संक्षेप में आपको उसकी पिछली हकीकत बता दूं, इतिहास बता दूं उसका कि 2012 में जब भारत ने यानी कि हमने इसरो से अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ने जो पहला रडार बनाया था, एक्टिव रडार, वो लॉन्च होने के बाद नासा और जेपीएल दोनों विश्व के नंबर एक स्पेस एजेंसी है और दूसरा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी जेपीएल विश्व की नंबर 1 एरोस्पेस लेबोरेटरी मानी जाती है। तो दोनों मिलके हमारे पास आए यहाँ पे इसरो और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद के पास, और उन्होंने प्रपोजल रखा कि उनके पास एक नई रडार तकनीक है जिसके बेस पे उसको लॉन्च करना चाहते हैं। वो बनाएंगे वो रडार और इसरो से उनको सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल चाहिए और फिर वो लॉन्च इंडिया करेगा। तो हमने उनका ये जो प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि नासा और जेपीएल जैसे अव्वल दर्जे के लेबोरेटरी और स्पेस एजेंसी के प्रस्ताव को अंतरिक्ष उपयोग केंद्र और इसरो ने ठुकरा दिया। ठुकराने का कारण ये था कि इसमें हमको कुछ तकनीकी रूप से कुछ फायदा नहीं हो रहा था। इसके बाद हमारे विचार विमर्श हुए, उसके बाद ये निश्चित किया गया कि नासा यानी कि जेपीएल एक रडार बनाएगा, एल बैंड रडार, और जो दूसरा रडार है वो हम यहाँ पे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र इसरो में बनाएंगे अहमदाबाद में। तो और ये जो रडार है, दोनों रडार एक नई तकनीक पे बने हैं जिसको स्वीप सार कहते हैं। जो हमने बनाया था और अमेरिका ने भी पहले बनाया था वो सार रडार था। सार रडार मीन सिंथेटिक एपर्चर रडार, और ये जो नई तकनीक है उसको स्वीप सार कहते हैं। उसमें जो सार रडार की थोड़ी बहुत जो कमियां हैं, जिसमें कि हमको अगर ज्यादा रिजोल्यूशन चाहिए तो कवरेज कम हो जाता है और ज्यादा कवरेज चाहिए तो रिजोल्यूशन कम हो जाता है। उसको ओवरकम करते हुए, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हुए ये नई तकनीक विकसित की गई है जो पेटेंट की गई है जेपीएल द्वारा। तो इस तरह से हमारे बीच में समझौता हुआ। जो 2012 से विचार विमर्श शुरू हुए थे, 2014 में उसका एग्रीमेंट हुआ, उस पर हस्ताक्षर हुए कनाडा में। जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस हुई थी, उसमें हमारे अध्यक्ष उस समय के डॉक्टर राधाकृष्णन और अमेरिका नासा के एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में ये प्रस्ताव पे हस्ताक्षर हुए। उसके बाद जोर शोर से इसमें हम दोनों संस्थाएं काम पे लग गई। तो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में ये जो एस बैंड रडार बना हुआ है, और 2014 लगभग, तो ऐसे तो 12 से ही हमने शुरुआत कर दी थी, और 2021 में हमने वो एस बैंड रडार रेडी कर दिया और यहाँ से फ्लैग ऑफ करके उसको जेपीएल पैसाडेना कैलिफोर्निया यूएसए को भेज दिया, और उन्होंने वहां पे अपना एल बैंड रडार तैयार किया था। तो दोनों रडार को फिर जोड़ा गया, इंटीग्रेट किया गया, और जो बाकी की टेस्टिंग है और कैरेक्टराइजेशन और एनवायरमेंट टेस्टिंग वो अमेरिका में जेपीएल लेबोरेटरी में हुई। वो होने के बाद 2023 में मार्च में इसको फ्लैग ऑफ किया गया। वो पूरा जो रडार है इंटीग्रेटेड रडार, अभी वो दो रडार बन गए। एक उन्होंने जो बनाया था एल बैंड रडार, और जो एस बैंड रडार अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद ने बनाया था, दोनों जोड़ के एक इंटीग्रेटेड रडार हम यहाँ पे बेंगलुरु सेंटर में भेजा गया हमारे उपग्रह के साथ इंटीग्रेट करने के। तो 2023 में वो इधर आने के बाद लगभग 1.5-2 साल तक उस पर कार्य हुआ, और ये पूरा सैटेलाइट अब रेडी है बेंगलोर में, और उसको वहां से रवाना कर दिया गया है श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा में वो लॉन्च के लिए तैयार खड़ा है अभी, और जैसे ही हमको उसके आगे की उसके बारे में ग्रीन सिग्नल मिलेगा, और ये अपेक्षित है कि
इस माह के अंत तक यानी कि 30 जुलाई को इसका प्रक्षेपण हो सकता है हमारे श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से DSLV मार्क 2 के माध्यम से। जी नीलेशन देसाई जी, अगर हम बात करते हैं तो निसार सैटेलाइट में अहमदाबाद इसरो का क्या योगदान है और इसी के साथ साथ में इसकी पूरी जो कुल लागत है वो कितनी है? जैसा कि आपने सही फरमाया कि ये पूरा जो निसार है वो JPL ने L बैंड रडार बनाया है और हमने जो उसका दूसरा भाग है S बैंड रडार वो बनाया है। तो पूरा S बैंड जो रडार है इसकी निसार रडार वो अहमदाबाद केंद्र में बना है और उसमें हमने निजी क्षेत्र का भी काफी योगदान लिया है, यानी कि हमारी इंडस्ट्रीज का, भारतीय इंडस्ट्रीज का, यानी कि हम इस तकनीक में भी हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। हमने ये रडार पूरा निर्मित किया यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया 2012 से इसका एक बीज बोया गया था और 2023 21 तक रेडी हो गया था, बाद में इंटीग्रेट होके अभी हम तैयार है इसका प्रक्षेपण करने के लिए। और जैसा कि आपने फरमाया कि इसकी लागत, तो कुल मिला के ऐसा कहा जाता है कि विश्व की अब से सबसे बड़ी जो रडार है महंगे में महंगी वो रडार ये है, का सबसे महंगा रडार है ये। एक्चुअली ये दो रडार है, L बैंड और S बैंड। तो ये कुल मिलाकर ये उपग्रह पे लगभग 13,000 करोड़ का लागत आने का अनुमान है। हालांकि हमारे हिसाब से देखें, भारत के हिसाब से तो लागत करीब हजार करोड़ की करीब है, बट जो अमेरिका की ओर से उसकी तुलना होती है और उसका जो कैलकुलेशन होता है उसके मुताबिक कुल मिलाकर 13,000 करोड़ ये मिशन पे खर्चा हुआ है दोनों देशों का मिला के। तो इस अभी तक का सबसे महंगा सैटेलाइट, इसको कह सकते हैं रडार सैटेलाइट, ये माना जा रहा है और पूरा विश्व इसकी बड़ी उत्सुकता से राह देख रहा है कि इसका प्रक्षेपण हो और उसका जो डेटा आएगा वो सभी भारत, अमेरिका के और पूरे विश्व के सभी वैज्ञानिकों को फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मुफ्त में डेटा मिलेगा जिसपे वो उस पर संशोधन कर। जी नीलेशन देसाई जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि निसार सैटेलाइट से जो भूकंप हो गए, भूस्खलन हो गए, उनका पूर्वानुमान लगाना कितना संभव है और कैसे? हाँ, तो ये एक चीज खास मैं बताना चाहूंगा कि जो निसार उपग्रह है, जब उसको कंसीव किया गया था 2012 में JPL द्वारा प्रस्ताव आया था, उसके बाद हमने उसका स्टडी किया तो जो L बैंड और S बैंड जो खासियत है और उसका जो इंटरफेरोमेट्रिक मोड है उसका उपयोग करते हुए इसके मुख्य कई उपयोग है, जैसे कि अर्थ का इकोसिस्टम स्टडी की जाएगी और लैंड डिफॉर्मेशन यानी कि भूस्खलन और उसके रिलेटेड स्टडी की जाएगी इसके डेटा से। इसके साथ साथ क्रायोस्फीयर यानी कि ग्लेशियर्स और आइस के बारे में भी उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ओशनोग्राफी में भी इसकी काफी उपयोग की संभावना है। तो कुल मिला के देखते हुए हर एक फील्ड में इस सैटेलाइट का उपयोग हो सकता है। LNS बैंड एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो एक साथ दो रडार का डेटा हमको मिलेगा, पर जो सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे लोगों के लिए उत्साहित करने वाली बात यह है कि रडार से जो इंटरफेरोमेट्रिक मोड से जो लैंड डिफॉर्मेशन स्टडी यानी कि भूस्खलन और उसकी संशोधन के लिए जो डेटा मिल रहा है और वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर लेवल तक उसकी चौकसाई होगी, तो वो डेटा का उपयोग करके कोई हमारे वैज्ञानिक पूरे विश्व के लगे हुए हैं, तो ये डेटा यूज करके उसमें से अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के बारे में कुछ प्रिकर्सर और आगाही कर पाए, ऐसी संभावनाएं दिख रही है। तो सभी लोग इसलिए उत्सुकता पूर्वक और बहुत ही उत्तेजना से ये डेटा की राह देख रहे हैं कि ये डेटा मिलना शुरू हो, उसके बाद कुछ ऐसे तकनीक विकसित की जाए, संशोधन किए जाए कि जिससे संभावना बढ़े कि हम भूकंप का जो आगाही है, अनुमान है, वो 2-4 दिन पहले या 10 दिन पहले ही कर पाए, जो कि साइक्लोन है, चक्रवात है, तूफान है, उसके बारे में आजकल हम बारिश के बारे में सबके बारे में हम अनुमान कर पाते हैं एडवांस में। 10-15 दिन पहले हम आपको बता देते हैं कि चक्रवात आएगा, तूफान आएगा, साइक्लोन आएगा, बट अर्थक्वेक के बारे में अभी तक ये संभव नहीं है। कोई ऐसी तकनीक नहीं है, कोई ऐसा डेटा नहीं है, सैटेलाइट का ऑब्जर्वेशन नहीं है जिसके माध्यम से हम 2-4 दिन पहले भी आपको बता दें कि अभी यहाँ पे भूकंप आने वाला है। बट ये सैटेलाइट के डेटा से ऐसी संभावनाएं बनी है कि भविष्य में कोई होनहार वैज्ञानिक ऐसी खुद निकालेगा तकनीक, जिसके कारण भूस्खलन की तो जानकारी मिलेगी, पर साथ साथ में अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में एडवांस में हम अनुमान कर पाएंगे। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता साबित हो सकती है। जी नीलेशन देसाई जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।